साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे यानी कि भौतिकी 11th क्लास की। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, और उसके बाद मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखीय गति यानी कि सरल रेखीय गति होती है, एक समतल में होती है, वो समझना है इससे पहले। और उसके बाद हम लोग कुछ गति की जो समीकरण है वो समझेंगे। यानी कि बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत कम चीज़ें पढ़नी है, 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो एक रेखा है, तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है ओ, यहाँ पे बिंदु है ए, यहाँ पे है बी। यानी कि मान लो यहाँ से ये एक सीधी रेखा है। और अगर मैं बात करूँ मान लो 2 रेखा, जैसे हम लोग 2D देखते हैं यानी कि द्विविमीय। जैसे ये एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जो मूल बिंदु है ओ, मान लो ये 0,0 है। तो ये होता है सरल रेखा यानी कि 1 डायमेंशनल यानी कि एक विमीय। ये होता है द्विविमीय यानी कि इसमें 2 दिशाएं है, इधर है और इधर है। जो निर्देशांक होते हैं वो 2 में लिखे जाते हैं, जैसे 0, 0। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, जैसे मान लो 2,1 है। तो इस प्रकार ये होता है सरल रेखीय, ये होता है द्विविमीय। एक होता है 3D। 2D का मतलब जैसे ये पूरा बोर्ड है। और सरल रेखा की अगर बात करूँ तो मान लो जैसे ये मार्कर है, तो ये एक सरल रेखा है। और 2D का मतलब ये बोर्ड है। अगर मैं 3D की बात करूँ, 3D का मतलब स्पेस यानी कि जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है तो वो आएगा 3D के अंदर यानी कि त्रिविमीय। तो हम लोग आज की जो गति पढ़ रहे हैं वो है पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति। यानी कि मान लो ये कोई सड़क है, सड़क के ऊपर जो एक कार चल रही है वो सीधी रेखा में, वो आ जाएगी सरल रेखीय गति। मान लो अगर मच्छर उड़ता है तो मच्छर वो स्पेस में उड़ता है यानी कि वो त्रिविमीय आ जाएगी, वो 3D में नहीं आएगी। अगर मान लो मच्छर चल रहा है कहीं पे, वो सीधी रेखा में चल रहा है, तो आ जाएगा सरल रेखीय गति के अंतर्गत। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सरल रेखीय गति का मतलब। अब हम लोग अगर गति की डेफिनेशन की बात करें, गति की जो डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? समय के सापेक्ष तो परिभाषा क्या हो जाएगी? गति की समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं चल रहा हूँ तो ये गति हो गई। मान लो अगर ये मार्कर पेन हिल रहा है तो ये भी हो गई गति। अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ है जो स्थिर रखी हुई है, अगर हम लोग टेबल के सापेक्ष देखेंगे तो ये स्थिर है। लेकिन अगर हम लोग ब्रह्मांड के रूप में देखें यानी कि पृथ्वी में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है, तो ये सूर्य के सापेक्ष क्या हो गई? गतिमान हो गई। तो इस प्रकार अर्थ पर कोई भी वस्तु है वो किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष गतिशील हो सकती है। तो हमें देखना होता है वो मूल बिंदु यानी किसके सापेक्ष वो स्थिति परिवर्तन हो रही है। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, वहाँ से एक कार चलती है। पहले कार यहाँ पे थी, मान लो t=0 समय पे यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है ए बिंदु पे। तो इसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, यानी कि ये वस्तु ए गति की है, यानी कि वस्तु ए ने गति की है, तभी वस्तु यहाँ से यहाँ पे आ गई है। तो गति की डेफिनेशन क्या हो गई? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब हम लोग ये क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे
तो स्थिति क्या होती है, पथ लंबाई क्या होती है, और विस्थापन क्या होता है। मान लो स्थिति, मान लो ये कोई एक सरल रेखीय पथ है ए बी, यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है एक्स वस्तु है जो यहाँ पे है, यानी कि इसको मान लो जैसे ये सी बिंदु है। तो इस प्रकार हम कोई भी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है यानी कहाँ पर है वो कहलाएगी उसकी स्थिति। तो ये हो गई स्थिति, यानी कि स्थिति क्लियर हो गई। कोई भी मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये हो गई मेरी स्थिति। मान लो ये मार्कर कहीं पे रखा हुआ है तो हो जाएगी उसकी स्थिति। उसके बाद आती है पथ लंबाई। जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ सी पे थी, ये मान लो कुछ दूरी तय करती है, ये यहाँ से यहाँ पे जाती है डी बिंदु पे, मान लो ये 10 मीटर है, यानी कि वस्तु x ने सी से गति करने स्टार्ट हुआ, यानी कि चलना शुरू किया और डी पे पहुंच गई और टोटल 10 मीटर की दूरी तय की। मान लो फिर ये डी से जाती है बी पे, यहाँ पे इसने 5 मीटर की दूरी और तय की, फिर ये बी पे चली गई। फिर मान लो ये वापस गति शुरू करती है और यहाँ से यहाँ पे ई बिंदु पे आके रुक जाती है। तो टोटल मान लो ये इसने जैसे दूरी तय की, मान लो 8 मीटर। अगर हम लोग पथ लंबाई की बात करें तो पथ लंबाई क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की है। जैसे मान लो सी से चल के डी पे गई 10 मीटर की, उसके बाद डी से बी पे गई तो 5 मीटर की, टोटल कितनी हो गई 15। फिर बी से वापस डी से फिर ई पे आई 8 मीटर टोटल की, यानी कि 15 8 23, यानी कि तो अगर हम पथ लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई वो कहलाती है पथ लंबाई। तो यहाँ पे पथ लंबाई कितनी हो जाएगी, सबसे पहले सी डी प्लस डी बी प्लस बी ई, तो 10 मीटर है सी डी का मान। ई डी की बात करें, सॉरी डी बी की बात करें तो 5 मीटर, फिर बी से ई पर यानी कि ई बी की बात करें तो 8 मीटर, तो टोटल कितनी हो गई 23 मीटर। यानी पथ लंबाई क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण दूरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 23 मीटर। अब एक आता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का क्या मतलब होता है, कोई भी वस्तु है वो गति शुरू करती है और जहाँ पे जाके रुकती है उसके बीच की सीधी दूरी, यानी कि 180 डिग्री पे जो सीधी दूरी होती है, यानी कि हम बात करें तो न्यूनतम दूरी, यानी कि जो सीधी दूरी है न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है विस्थापन। अगर हम इसी स्थिति को देखें तो पथ लंबाई का मान क्या आया था 23 मीटर। अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो गई 15 मीटर। फिर वस्तु ने यहाँ से बी से वापस गति स्टार्ट किया और ई पे आके रुक गई, टोटल 8 मीटर की दूरी तय की। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी रही 2 मीटर, यानी कि सी और ई के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यानी कि सीधी दूरी है तो वो क्या हो जाएगी विस्थापन। यानी कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको कहा जाता है विस्थापन। यानी कि अब हम लोग पथ लंबाई और विस्थापन में अंतर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे तो पथ लंबाई क्या होती है, किसी वस्तु या पिंड द्वारा तो किसी वस्तु या पिंड द्वारा, यानी कोई वस्तु हो सकती है कोई भी पिंड हो सकता है, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। अगर विस्थापन की बात करें तो वस्तु या पिंड की प्रारंभिक अवस्था यानी कि जो पहले वो थी और गति के बाद जहाँ पे रुकी वो क्या हो जाएगी अंतिम अवस्था। वस्तु या पिंड की प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी। जैसे हम लोगों ने वो उदाहरण में देखा था, पहले वस्तु यहाँ पे थी, यहाँ से गति करके यहाँ पे गई, फिर यहाँ से यहाँ पे गई, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गई। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये हो गई, अंतिम स्थिति ये हो गई, यहाँ के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाता है विस्थापन। तो अगर अगला अंतर हम लोग देखना चाहिए तो हो जाएगा दूसरा,
जो पथ लंबाई होती है वो हमेशा विस्थापन से अधिक होगी या विस्थापन के बराबर हो सकती है। जैसे मान लो अगर कोई ये है, ये वस्तु यहाँ पे, यहाँ से गति शुरू करके यहाँ पे गई, तो पथ लंबाई भी वही हो गई और विस्थापन भी वही हो जाएगा, यानी कि बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। अगर वस्तु यहाँ पे आ जाती वापस तो विस्थापन कम हो जाता और पथ लंबाई अधिक हो जाती। तो इसी तरह विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन तो ये मुख्य रूप से दो अंतर हो गए। एक दो अंतर ये और भी हो सकता है, जैसे जो पथ लंबाई होती है वो उसके आधार पे चाल निकाली जाती है, जो हम आगे बात करेंगे हम लोग, और विस्थापन के आधार पे हम लोग वेग निकालते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्थिति, पथ लंबाई एंड विस्थापन। अब आता है निर्देशांक निकाय व निर्देश तंत्र। जैसे हम लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक होती है 2D, यानी कि द्विविमीय में बोला जाता है, एक होता है 3D। इसमें एक्स वाई होता है, इसमें एक होता है एक्स, इसमें एक्स वाई जेड। निर्देशांक का क्या मतलब, जैसे इसमें दो निर्देशांक होंगे, जैसे मान लो एक्स वाई, इसमें तीन होंगे, एक्स वाई एंड जेड। निर्देशांक निकाय क्या होता है, तो इस प्रकार का, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है उसको दर्शाने के लिए जो गणितीय रूप में जो दर्शाया जाता है उनको कहा जाता है निर्देशांक। ये हो जाएगा निर्देशांक निकाय। अगर हम लोग बात करें निर्देश तंत्र की, तो मान लो ये, मान लो स्पेस है, अगर मैं सरल रेखा की गति की बात ना करके अगर मान लो 3D की बात करता हूँ, चूँकि निर्देशांक निकाय व निर्देश तंत्र को समझना हमें, तो मान लो ये 3D की मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पे x1 y1 z1 निर्देशांक है। यहाँ पे मान लो t बराबर मान लो 0 सेकेंड का मतलब है प्रारंभिक समय, जब हम मान लो जैसे 9 बजे मान लें, तो इस प्रकार हम लोग t बराबर 0 सेकेंड मानते हैं। तो यहाँ पे वस्तु है, यहाँ इस स्थिति पे अगर मान लो 5 सेकेंड बाद, यानी कि t बराबर 5 सेकेंड पे वस्तु यहाँ से यहाँ पे चली जाती है, मान लो x2 y2 z2। तो इस प्रकार अगर हम लोग निर्देश तंत्र को समय के साथ देखें, यानी कि t बराबर 0 समय पे क्या स्थिति थी और t बराबर 5 सेकेंड पे क्या थी, यानी कि अगर समय के साथ अगर निर्देशांक निकाय को देखा जाता है तो वो कहलाता है निर्देश तंत्र। यानी कि हम लोग गति में जब भी बात करेंगे तो निर्देश तंत्र की बात करेंगे, क्योंकि गति के लिए जरूरी है समय, यानी कि इस समय पे गति, वस्तु कहाँ पे थी, उसके बाद कहाँ पे थी, तभी हम लोग गति को पढ़ पाते हैं। तो ये हो गया निर्देशांक निकाय व निर्देश तंत्र। अगला आता है औसत चाल व औसत वेग। औसत चाल की बात करें और औसत वेग की, तो औसत चाल क्या होती है, पथ लंबाई, यानी कि मान लो कोई भी वस्तु है, उसने टोटल पथ लंबाई ए बी तय की, और उस ए बी को तय करने में जो लिया गया समय होता है उसको कहा जाता है औसत चाल। और अगर औसत वेग की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन आता है और उसमें लगा समय अंतराल। तो अब हम लोग अगर गणितीय रूप में देखना चाहे तो मान लो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पथ लंबाई मान लो डेल एक्स है, यानी कि उसने डेल एक्स पथ लंबाई तय की और मान लो लगा समय।
डेल टी। तो अगर हम औसत चाल का फॉर्मूला लिखना चाहें तो औसत चाल क्या दर्शाता है, यानी कि जो वस्तु ने गति स्टार्ट की वो यानी कि एवरेज चाल से, मान लो ये वस्तु ने टोटल 60 मीटर की दूरी तय की, यानी कि मान लो जैसे 10 सेकंड में। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग औसत चाल निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगी, डेल एक्स कितना है 60 मीटर, टाइम कितने 10 सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये दर्शाता है कि ये जो वस्तु है इसने 1 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय की, फिर 6 की, इस प्रकार 60 मीटर दूरी तय कर ली 10 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि औसत चाल है। हो सकता है शुरू के 1 सेकंड में इसने 20 मीटर तय की हो, उसके बाद कम की हो, उसके बाद ज़्यादा की हो, लेकिन ये एवरेज बता रहा है, यानी कि इसने पर सेकंड कितनी दूरी तय की, यानी कि औसत चाल जो होती है वो एवरेज बताती है कितने टाइम में कितनी दूरी तय की। अब हम लोग बात करें मान लो औसत वेग की। तो औसत वेग में क्या होता है, विस्थापन, यानी कि ये विस्थापन सदिश राशि होती है, यानी कि औसत वेग भी एक सदिश राशि होती है। विस्थापन हमें दिशा का पता चलता है किस दिशा में गई, तो इस प्रकार इस पे ये चिन्ह लगता है, इसको कहा जाता है सदिश का चिन्ह होता है ये। तो डेल एक्स। और अगर हम लोग औसत वेग का फॉर्मूला लिखना चाहे तो यानी कि इसको ऐसे दर्शाया जाता है, v ऊपर सदिश का चिन्ह। तो मेनली औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है, औसत चाल में पथ लंबाई ली जाती है और औसत वेग में विस्थापन लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला आ गया, अगर हम लोग इस पे आधारित कुछ भी क्वेश्चन करें तो आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग अब तक सरल रेखा की गति में जैसे पथ लंबाई, विस्थापन, स्थिति, औसत वेग और औसत चाल पढ़ चुके हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, तो मान लो ये एक जैसे उदाहरण है, कोई कार एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है, यानी कि ये चित्र है, इसको देखना है, ये मूल बिंदु है O, तो इसके अनुदिश गतिमान है। कार O से चलकर 18 सेकंड में P तक पहुंचती है, यानी कि P तक पहुंचने में टोटल 18 सेकंड का टाइम लेती है। 18 सेकंड O से P तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में स्थिति Q पर वापस आ जाती है, यानी P से वापस Q पर आ जाती है, उसमें टाइम लगता है 6 सेकंड, और इसमें लगता है 18 सेकंड पूरे में। कार के औसत वेग व औसत चाल की गणना कीजिए जब, यानी कि पहले जब कार O से P तक जाती है, O से P तक जाती है, तब हमें औसत चाल और औसत वेग निकालना है। जब O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है, उस समय औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो अब हम लोग सबसे पहले औसत, जैसे मान लो वेग की बात करते हैं। एक क्या है, कार O से P तक जाती है, तो O से P तक टोटल कितनी दूरी है, 360 मीटर। तो जैसे औसत वेग का सूत्र क्या होता है, कुल विस्थापन, विस्थापन कितना हो गया 360, और समय कितना बता रहा है 18 सेकंड में वस्तु O से P तक चली जाती है। तो समय अंतराल क्या हो गया 18 सेकंड। अगर हम लोग 18 का भाग देना चाहिए इसमें, तो 18 दो बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए क्या होती है, पथ लंबाई। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो विस्थापन है वो OP है और पथ लंबाई है वो भी OP है, यानी कि जो विस्थापन का मान है वही पथ लंबाई का मान है, और समय अंतराल 18 सेकंड सेम है। तो इस प्रकार जो औसत वेग है वही औसत चाल होगी, यानी कि औसत वेग बराबर औसत चाल। तो औसत चाल भी क्या हो जाएगी, सेम वही 20 मीटर
पर सेकंड। जो वेग होता है वो सदिश होता है, यानी कि बता रहा है इस दिशा में चल रहा है, लेकिन औसत चाल होती है उसकी कोई भी दिशा नहीं होती, हम लोग नहीं बता सकते कि वो किस दिशा में गतिमान है। अब लोग बात करते हैं बी की। जब ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आ जाती है, वस्तु यहाँ से पी पे गई, पी से वापस क्यू पे आ जाती है, और क्यू की है 240 मीटर, 240 मीटर ये दूरी है, फिर ये टोटल है 360 मीटर। तो प्रारंभिक स्थिति ओ और क्यू के बीच में टोटल कितनी है, 240 मीटर। तो बी कंडीशन में अगर बी के लिए औसत वेग देखना चाहिए तो टोटल जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 240 मीटर। और कितना टाइम लग जाता है, 18 सेकंड में तो ओ से पी तक गया था, फिर 6 सेकंड वापस लेता है, जैसे 6 सेकंड में क्यू तक आता है, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 सेकंड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 मीटर अपॉन 18 6 24 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग औसत चाल की बात करें, औसत चाल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे विस्थापन था तो यहाँ पे क्या चाहिए, पथ लंबाई। तो हमें पता है ओ से पी तक की दूरी कितनी है, 360 मीटर। ये टोटल 240 है, ये 360 है, तो 360 में से 240 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास ये दूरी आ जाएगी, तो ये हो गई 120 मीटर अपॉन समय कितना है 24 सेकेंड, 18 प्लस 6 24 सेकेंड। 360 मीटर प्लस 120 मीटर कितना हो जाएगा, 480 मीटर अपॉन 24 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जब हम लोग देख रहे हैं जो औसत वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड का है, जबकि औसत चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड आ रही है, यानी कि औसत वेग से ज़्यादा मान है औसत चाल का। तो अब हम लोग एक टॉपिक देखेंगे छोटा सा, उसके बाद उदाहरण करेंगे। तो अब तक हम लोग औसत चाल में औसत वेग देख चुके हैं। तो एक आता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग। औसत वेग की जब हम लोग बात करते हैं तो एवरेज वेग आता है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि वस्तु ओ से मान लो पी तक दूरी तय करती है 60 मीटर 10 सेकंड में, तो पर सेकंड इसने 6 मीटर की दूरी तय की, यानी कि एवरेज है। हो सकता है कि इसने पहले 10 मीटर तय की हो, 20 मीटर की हो, बाद में 2 मीटर की हो अगले सेकंड में। तो इस प्रकार ये एक औसत वेग आता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जैसे मान लो ओ से स्टार्ट की, जैसे मान लो तीसरी सेकंड पे वस्तु का वेग क्या था, मान लो औसत वेग तो 6 मीटर पर सेकंड था, मगर मान लो तीसरी सेकंड पे, यानी कि गति शुरू करने के बाद तीसरी सेकंड पे वस्तु किस वेग से गति कर रही थी, वो अगर मुझे ज्ञात करना है तो उसके लिए मैं तात्क्षणिक वेग शब्द का प्रयोग करता हूँ। तो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला क्या था, डेल टी। अगर मैं तात्क्षणिक वेग की बात करूं तो ये इसके लिमिट लगा देंगे हम लोग, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी कि जो डेल टी का मान है उस समय 10 सेकंड था। अगर हम लोग तात्क्षणिक की बात करें यानी सेकंड के रूप में बात करें तो वो 0 की ओर चला जाएगा, डेल टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी। अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये जो 3 अक्षर होते हैं, एक होता है डी, डेल होता है, एक होता है डी, एक होता है ये जो डेल होता है ये थोड़े ज़्यादा अंतर को डिनोट करता है, जैसे 2 सेकंड का अंतर, 3 सेकंड का अंतर। ये जो डी होता है ये सेकंड से भी छोटा भाग, और ये जो डेल होता है ये बहुत छोटे अंतर को डिनोट करता है, यानी कि अगर मैं डेल लिख रहा हूँ यानी कि बहुत छोटा अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेल टी टेंस टू 0 अगर ये लिमिट हटाएंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी।
तो तात्क्षणिक वेग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dx/dt। अगर हम लोग कैलकुलस यानी कि जो समाकलन अवकलन उसकी गणित की भाषा में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग तात्क्षणिक वेग का ही प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, इक्वेशन रूप में जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग तात्क्षणिक वेग का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ लेना, डेल इसको वैसे डेल्टा बोला जाता है, इसको डेल, तो इस प्रकार ये बोला जाता है अलग अलग। तो एक क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्न सूत्र से व्यक्त की जाती है, यानी कि x = a+b/t²। ये इक्वेशन है, उसके आधार पे किसी वस्तु की गति को डिनोट किया जाता है। अभी हम लोगों ने जैसे तात्क्षणिक वेग पढ़ा था, तो उसी पे बेस्ड ये एक न्यूमेरिकल है, यानी कि एक प्रॉब्लम है। तो एक का मान हमको दिया हुआ है 8.5 मीटर, बी का मान दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक त्वरण का फॉर्म है, ये एक दूरी का है, तथा समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया है। t = 0 सेकंड तथा t = 2 सेकंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, यानी कि हम लोगों को तात्क्षणिक वेग पूछ लिया, t = 0 सेकंड पे क्या होगा, t = 2 पे क्या होगा, और उसके बाद t = 2 सेकंड तथा t = 4 सेकंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। तो हम लोगों को पहले तात्क्षणिक वेग पूछा है 2 कंडीशन पे, और एक हमको पूछा है औसत वेग। तो सबसे पहले हम लोग a = 8.5 मीटर दिया हुआ है, b = 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये त्वरण है, ये गति है। तो अब हम लोग अगर सबसे पहले t = 0 सेकंड और इस पे हम लोगों को वस्तु का वेग पूछा है, यानी कि तात्क्षणिक वेग हमको ज्ञात करना है। जैसे हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं कि जो v का मान होता है वो होता है dx/dt, यानी कि अगर हम जो समीकरण दी हुई है रेखा की, उसका अगर हम लोग समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो उससे हमें वेग प्राप्त होता है। तो मान लो अगर x का मान क्या है यहाँ पे, dA+b/t², ये हो जाएगा dt। तो अगर हम लोग, मैं एक का समाकलन लूँगा तो ये इसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी जो कांस्टेंट राशि होती है उसका t के सापेक्ष हमेशा अवकलन क्या होता है, 0। और अगर b के सापेक्ष करना चाहूँ तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा t², तो हो जाएगा 2b/t, यानी कि वेग का मान क्या हो गया, 2b/t। अगर अब मुझे 0 सेकेंड पे वेग निकालना है तो b और t का मान रख दूंगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, 2b/t, x का मान ये है और v का मान हो जाएगा 2b/t। तो t = 0 सेकेंड पे v 0 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2b का मान b रख लो और t का मान 0 है, तो वैसे भी ये 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब t = 2 सेकेंड, तो v 2 सेकेंड, 2 × b का मान 2.5 इंटू t का मान है 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, तो फिर 2.5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t = 2 सेकेंड में इसका मान क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया, x दिया हुआ है, v का मान वो dx/dt होता है, t के सापेक्ष इसका अगर अवकलन कर देंगे हम लोग तो हमारे पास 2b/t आएगा। v का मान, v के मान पे डायरेक्ट 0 पे पूछा 0 मान रख देंगे, 2 पे पूछा है यहाँ पे 2 रख देंगे, अगर मान लो 5 पूछता तो यहाँ पे 5 रख देते, जितना मान हमको दिया हुआ वो यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या पूछा है, t = 2 सेकेंड तथा t = 4 सेकेंड के मध्य समय अंतराल के में वस्तु का वेग, यानी कि तो स्थिति हमको ज्ञात करनी है। तो स्थिति का ये दिया हुआ है, तो t = 2 सेकेंड पर जो स्थिति है वस्तु की वो क्या होगी, तो इसमें हम लोग t की जगह 2 मान रख देंगे तो ये स्थिति आ जाएगी t = 2 सेकेंड पे, तो ये हो जाएगी x 2 सेकेंड पे स्थिति क्या हो जाएगी, a का मान 8.5 प्लस b का मान 2.5 इंटू 2 सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग
तो हमारे पास क्या आ गया, 17 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17.85 मीटर। अगर t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, 8.5 इंटू 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 से 25 हो गया कैंसिल, तो हो जाएगा 85 को अगर 4 से गुणा करेंगे हम लोग तो 340 मीटर। तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है औसत वेग। समय अंतराल कितने हो जाएगा, 4 सेकंड में से 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो समय अंतराल क्या हो गया, डेल टी का मान क्या हो गया, 2 सेकंड, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 का मान 4 सेकंड है और T1 का मान 2 सेकंड है, तो समय अंतराल का मान कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। अगर हमको लोगों को विस्थापन ज्ञात करना है तो 4 सेकंड पे कितना है, 340 मीटर। तो डेल एक्स के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 का मान कितना है, 340 माइनस 85। तो अगर हम लोग 340 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 में से मान लो 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 255 मीटर। अगर हम लोगों को अब v का मान निकालना है तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये जाएगा 255 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा लगभग 127 पॉइंट कुछ, यानी कि 255 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v का मान। तो ये था सरल रेखीय गति में और औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, उस पर आधारित हम लोग फॉर्मूले कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो गति की समीकरण होती है, जो जैसे पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.